हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जो अभी न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया हुआ है और पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि अभी पूरा तरह से चेंज हो चुका है। अभी तक जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए थे इंडियन कोस्ट गार्ड के, वो सारा कुछ चेंज था। और अब जो होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, मतलब कि अभी जो फॉर्म आपका फिलअप होगा, देख सकते हैं आप ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2021 बैच के लिए। जो भी आपका नाविक जनरल ड्यूटी हो, चाहे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच हो, या फिर आपका यांत्रिक यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए, तो जो भी आपका ये तीनों का तीनों पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, सारा कुछ बदल चुका है। आपका टाइमिंग से लेकर सारा कुछ ऑलमोस्ट लगभग सारी चीज़ें सेम ही है, लेकिन उनका तरीका बदल चुका है। आपको समझना होगा कि आप करना कैसे है और क्या क्या करना है। एग्ज़ाम का फीस उस सारा कुछ चेंज हो चुका है, पहले फ्री था, फीस भी लग रहा है। तो बात करेंगे उसी के बारे में। तो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका है, सिलेबस, सारा कुछ, क्वेश्चन पैटर्न कैसे होता है सिलेक्शन, उसके बाद आपका रिटर्न के बाद क्या होता है, फिर आपका मेडिकल वेडिकल, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें। अभी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर्म फिलअप का यहाँ पे आपका 5 जनवरी 2021 सुबह 10 बजे से 19 जनवरी 2021 शाम के 6 बजे तक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहले भी ऑनलाइन ही होता था, बस फ़र्क यहाँ पे ये रहा कि पहले फॉर्म ओपन होता था 5 से 6 दिन के लिए। अब फॉर्म ओपन हो रहा है आपका यहाँ पे लगभग 3 सप्ताह के लिए, मतलब कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है लगभग। तो यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है ऑनलाइन। अब बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन पहले भी यहाँ पे फ्री होता था फॉर्म, हमेशा की तरह। लेकिन इस बार से यहाँ पे देख सकते हैं 2021 बैच के लिए यहाँ पे फॉर्म फ्री आपका लिया जा रहा है। मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ₹250 जनरल कैटेगरी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ₹250 यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों को लगेगा। तो इस बात पे ध्यान देंगे, यहाँ पे चेंजेस है। तो ₹250 आपको ऑनलाइन ही कटेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और आपका सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियली। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टेज 1 आपका रिटन होगा। देन यहाँ पे इसके बाद स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 होगा। 4 सेक्शन में आपका होगा। अब बता देते हैं स्टार्टिंग सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं पहले, ये देखिए जनरल ड्यूटी जो है। तो जनरल ड्यूटी जो आपका है वो आपका 12th वालों के लिए है। जनरल ड्यूटी आपका 12th वालों के लिए है। डोमेस्टिक ब्रांच आपका 10th वालों के लिए है। और आपका जो यांत्रिक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों आपको डिप्लोमा वालों के लिए है। तो सबका आपका अलग अलग सिलेबस भी उसी हिसाब से है। कॉमन कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें आपका डिफरेंट भी है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप, ध्यान रखेंगे आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं एक टाइम पे। मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने 10th तो किया ही है, सभी ने 12 भी किया और आपने मान लीजिए डिप्लोमा भी किया, तो आप सोचेंगे मैं तीनों अप्लाई कर दूं। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन अच्छा से पढ़े अप्लाई करने से पहले, और किसी भी एक ही पोस्ट पे अप्लाई कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो पहला आपका स्टेज 1 होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, जिसमें आपका नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच डीबी है पहला, उसमें आपको 10th बेसिस पे होगा। तो 10th बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। और उस पर आपका देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 1 होगा सिर्फ और सिर्फ, जिसमें आपको 30 नंबर लाने होंगे यूआर को पासिंग के लिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे पास होना ज़रूरी है सेक्शन 1 और 2 में। मतलब कि आपका जो भी सेक्शन हो रहा है सब में सेपरेटली पास होना ज़रूरी है। 10th वालों के लिए तो सेक्शन यहाँ पे एक ही रहेगा, क्योंकि उनका एक ही एग्ज़ाम होना है, उसी के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होना है रिटर्न पे। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप नाविक जीडी जो, उनमें आपको 12th वालों के लिए सेक्शन 1 और 2 दोनों है। सेक्शन 1 में आपको 30 नंबर लाने होंगे यूआर के लिए, और सेक्शन 2 में आपको 20 नंबर लाने होंगे यूआर के लिए। और आपको दोनों में पासिंग होना सेपरेटली अलग अलग ज़रूरी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन 1 में ज़्यादा ले आए सेक्शन 2 में नहीं, दोनों में आपको अलग अलग लाना ही है। जो भी आपका पासिंग मार्क्स है उतना मिनिमम, तभी आप वहाँ पर कट ऑफ पे आ पाएंगे। अगर आप उससे ज़्यादा लाते हैं तो मिनिमम तो आपको इतने लाने ही होंगे। तो ये है। देन आपका यांत्रिक डिप्लोमा वालों के लिए, तो इनके लिए भी आपका जो फर्स्ट सेक्शन है वो सेम है। मतलब कि 10th 12th और डिप्लोमा सबका लिए सेक्शन 1 है, कॉमन रहने वाला है सबका। हो सकता है कि एग्ज़ाम में जो आपका लिया जाएगा कॉमन पेपर होगा, क्योंकि एक ही दिन होने वाला है। और आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे, उसमें एक ही पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये कॉमन ही होने वाला है मान के चलिए। तो ये आपका सेक्शन 1 कॉमन होगा। सेक्शन आपका जो, अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करें तो आपको इलेक्ट्रिकल से आएंगे, मैकेनिकल में तो आपको मैकेनिकल से, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपका जो ब्रांच वाइज क्वेश्चन होगा वो आएगा, उसमें आपको 20-20 यानी कि पासिंग मार्क्स रखा गया है। तो सेपरेटली आपको पासिंग होना कंपलसरी है, तो इस बात का ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन कैसे डिवाइडेड है, क्या क्या इसमें आएगा सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th, मतलब कि सेक्शन 1 यानी कि 10th जो सभी के लिए कॉमन है। 10th है तो आप 10th देंगे ही, 12th है तो 10th और देना ही है, साथ में 12th वाला भी देना है।
और अगर आप डिप्लोमा है तो आपको 10th वाला देना है और साथ में अपना डिप्लोमा वाला देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 1 में जो 10th लेवल पे यहाँ पे 60 मार्क्स आपका मैक्सिमम है। टाइम आपको 45 मिनट्स मिलेंगे और क्वेश्चन भी आपका 60 रहेगा। अब यहाँ पे मैथ में 20, साइंस में 10, इंग्लिश में 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको बता दिया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या आएगा। सिलेबस के बारे में आप पिछला भी नोटिफिकेशन कभी भी उठा के देखिएगा, कोई भी सिलेबस आपका डिफाइन नहीं किया गया है इस तरह से। सिर्फ लिख दिया गया आपके क्वेश्चंस आएंगे बस, और आपको टाइमिंग लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया है। वहाँ जाने पे आपको पता चलता था कि आपको इस सेक्शन से ये क्वेश्चन है। तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्हें पहले से पता होगा, लेकिन अब चेंजेस है तो इस बात का ध्यान देंगे। अब यहाँ पे वही बात है कि आपको पास होना है अलग अलग सेक्शन में, तो इस बात का ध्यान देंगे। अलग अलग सेक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें अलग, टोटल मिला के आपको 30 लाना है पासिंग के लिए। देन आपका उससे अधिक लाएंगे तो आप कट ऑफ में आएंगे। तो 10th का ये सिलेबस है। देन आप सेक्शन 2, जो आप 10th तो देंगे ही, साथ में आप 12th है तो सेक्शन 2 देंगे। तो 12th का आपका अलग से 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको मैथ 25 और फिजिक्स 25 आने हैं क्वेश्चन। इसमें आपको 12th वाला के लिए, तो 12th वाला के लिए आपका क्लास 10 तो आएंगे ही आएंगे सेक्शन 1 में, साथ में क्लास 12 भी आएंगे। तो ये दोनों यानी कि सेक्शन 1 और 2 कंबाइन करके 12th वाला का हो गया, और 10th वालों के लिए सेक्शन 1 सिर्फ। अभी हम बात करें डिप्लोमा वालों के लिए, तो मैं आपको जूम आउट कर रहा हूँ क्योंकि एक और है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको डिप्लोमा है, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आप किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में फील कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे सेक्शन 1 है वो तो आपको देना ही देना है। तो सेक्शन 1 का सारा क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। पहले आपको सेक्शन 1 देना है, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन, जिसका आपका सिलेबस ये है सेक्शन 1 का जो 10th वाला है। साथ में आपको क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट दिए जाएंगे और 50 नंबर का रहेंगे आपके डिसिप्लिन से, यानी कि ब्रांच से। तो इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के 50, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के 50, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्क्लोज नहीं किया गया कि आपका जो सिलेबस है ये किस बेसिस पे रहेगा, मतलब टेक्निकल का सिलेबस आपका पूरा डिस्क्लोज नहीं किया गया, बस बता दिया गया 50 रहेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये सब आपको फॉलो करना होगा। आपका जो भी बुक्स है कॉम्पिटेटिव के, उसको आप फॉलो कीजिए, जैसे कि आपके JB गुप्ता फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो, मैकेनिकल है तो आप दूसरे किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव बुक आता है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे उठा के ऑब्जेक्टिव बुक से ही दिए जाते हैं। ध्यान देंगे इस बात का। अब क्वेश्चन पैटर्न का तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। इसके बाद आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 आपका जो होगा, अब ध्यान देंगे, जो आपका स्टेज 1 है ये आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अलग अलग सेंटर होंगे। पहले होता था कि सेंटर आपको जो 4 हेडक्वार्टर्स थे वहीं जाके आपको एग्ज़ाम देना होता था, आप खुद से सेलेक्ट करते थे। बट यहाँ पे भी आपको सिलेक्शन तो खुद ही करना, 5 ऑप्शन देना सिटी का, सेंटर मिलेगा। जैसे कि आप देते एग्ज़ाम SSC या रेलवेज का, उस तरह से यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला। आपको उनके क्वार्टर्स में नहीं जाना होगा। एग्ज़ाम आपको आपके शहर या सेंटर में मिलेगा, जिसमें से आपको 5 ऑप्शन फिल करना है फॉर्म फिलअप करते समय। अब फॉर्म फिलअप करने से में भी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आया, फ़ोटो में चेंज है। तो फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए अच्छे से, पूरा चारों तरफ से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आपका जो फ़ोटो वहाँ पे चेंजेस है, तो उस बात पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि फ़ोटो में आपका डेट और नाम आपका प्रिंट होना चाहिए फ़ोटो खींचा हुआ समय का। तो उस बात का ध्यान देंगे। साथ ही साथ वहाँ पे आपको फ़ोटो में आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देन आपका स्टेज 2 होगा, जो स्टेज 2 आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, जो आपका यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, लेकिन आपको उसमें चांस नहीं दिया जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वालिफाइंग है, लेकिन वहाँ पे या तो सिलेक्शन होगा या तो रिजेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग है 7 मिनट्स में, 20 स्क्वाट्स है अप्स और 10 पुशअप्स है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरीड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। सो इस बात का ध्यान देंगे, आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं मिलेगा और आप ये सब कुछ लेके जाना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे मैं आपको दिखे जा रहा हूँ फिजिकल फिटनेस वाले दिन आपका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, साथ ही साथ उसका जेरोक्स भी। तो देख सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी आपके एडमिट कार्ड पे, तो उस बात का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन में भी सारा लिस्ट मिल जाएगा, तो आप उस बात पे ध्यान देंगे। फ़ोटो पे ध्यान देंगे, फ़ोटो यहाँ पे अलग लगता है, नॉर्मल SSC और रेलवे वाले फ़ोटो नहीं लगते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे नया रूल भी आ गया है कि आपको फ़ोटो प्रिंट, मतलब डेट आपका प्रिंट होना चाहिए फ़ोटो पे, तो उस बात पे ध्यान देंगे।
देन ये सब हो जाने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका स्टेज 3 होगा। स्टेज 3 में आपको फाइनल मेडिकल होगा, जो INS चिल्का में होगा। इस बात का ध्यान देंगे कि आपको जो फिजिकल फिटनेस होना है उस दिन भी आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो वो मेडिकल आपका मेडिकल नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल के वो भी आपका टफ ही होता है, लेकिन उसके बाद जो आपका फाइनल मेडिकल होता है वो स्टेज 3 में होगा, जो कि आपको INS चिल्का में होगा। उसके लिए आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा मेरिट के वाइज, मतलब आपने जो रिटर्न में नंबर लाया उस हिसाब से आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया में कितना रैंक आ रहा है उस हिसाब से आपको जैसे वैकेंसी है आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा, अगर आपके मार्क्स है तो ध्यान देंगे आपका स्टेज 1 में जो आपका रिटर्न टेस्ट के मार्क्स है फाइनली वही आपको जॉब तक लेकर जाने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बाद बाकी जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है मेडिकल, इसमें भी आपको सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। तो ये सारा चीज़ है। आपको स्टेज 4 में आपको ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए लाना होगा, जो कि आपका तभी वेरीफाई होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि आपको 1 साइकिल में एक ही मतलब आपको फिल करना एप्लीकेशन। तो इस बात का ध्यान देंगे जो मैं आपको पहले बता रहा था। और दूसरी बात आप देख सकते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये सारा चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप अप्लाई कीजिएगा तो इस बात का ध्यान देंगे। फ़ोटो पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस किया गया है, तो फ़ोटो पर आप ध्यान देंगे। देन लास्टली आपका जो टेंटेटिव डेट्स दिए गए हैं देख सकते हैं आप। स्टेज 1 आपको मार्च में लिया जाना है, देन स्टेज 2 आपको अप्रैल में लिया जाना है, अप्रैल मई के बीच में। देन आपको स्टेज 3 जो होगा अगस्त अक्टूबर में होने का है। तो इस बात का ध्यान देंगे आपको। ये सारा कुछ टाइमली हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे डिले होने का कोई चांसेस है। 100% यह चांस है कि ये एकदम टाइमली होता है, जिस डेट पे बोल दिया गया उसी डेट पे होता है। तो जल्द से जल्द तैयारी करिए और फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल है तो, क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया होता है जो कि 18 से 22 साल तक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।